पर फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पाक टर्की रिलेशंस, टर्की का नया नाम पिछले साल यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए से तुर्की ने अपना नाम चेंज किया, तुर्किया उसने अपना नाम रखा। तो टर्की और तुर्किया दोनों नाम अब इस वक्त यूज़ हो रहे हैं। ऑफिशियली तुर्किया हो चुका है टर्की। तो ठीक है जी, कंप्लीट बैकग्राउंड को देखेंगे। CSS का सवाल था। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शंस की मुझे बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान तुर्की रिलेशंस के हवाले से जो क्वेश्चंस को हम कवर करने जा रहे हैं, तो जितनी भी बैकग्राउंड है पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशंस का, वजूहात क्या हैं पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशंस की, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये भी देखेंगे। सबसे पहले तो व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान एंड टर्की बायलैटरल रिलेशंस, हाउ टर्की वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रीटी ऑफ Severus, how the Ottoman Empire was abolished, what is the issue of Northern Cyprus, does Turkey rule Northern Cyprus, Pak-Turkey socio-economic relations, what does examiner mean by the Himalayas, South Caucasus, the Arabian Peninsula, what is the GCC, what do you know about Pak-Turk strategic partnership and इट्स जियोपॉलिटिकल रिपल इफ़ेक्ट्स। एग्जामिनर ने ये सवाल बनाया, साल 2023 था, करंट अफेयर का पेपर था। कहता है कि डिस्कस हिस्टोरिक पाकिस्तान एंड टर्की बायलैटरल रिलेशंस बियॉन्ड द एरियाज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीम्स। अब देखिए, ये जो यहाँ तक जो सवाल बनाया इसने, इसके अंदर उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ लफाजी किए। उसने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको आप सोशियो इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक एंगल्स हैं, इनसे भी आगे जाके देखिए। और कहाँ जाके आगे देखिए वो भी उसने अगली लाइन में बताया है कि एक्सप्लेन इट्स जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट इन द हिमालयाज़, अरेबियन पेनिनसुला एंड साउथ कैकेसस। अभी उसने बता दिया है कि जो आपने सोशियो इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक रीम से आगे जाके इसको देखना है, तो वो कहाँ जाके देखना है आपने, हिमालयाज़, अरेबियन पेनिनसुला और साउथ कैकेसस के एरियाज़ के अंदर देखना है। ये अभी हिमालयाज़ के, ये सिम्बॉलिकली उसने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, हिमालयाज़, अरेबियन पेनिनसुला एंड साउथ कैकेसस। हिमालय का मतलब यही है कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, और अरेबियन पेनिनसुला आप जानते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला जिसमें कि गल्फ़ कंट्रीज़ आते हैं सारे के सारे, अभी हम इसको देख लेंगे। और कैकेसस का एरिया जो है ये आर्मेनिया, अज़रबैजान वाला इलाका है। चलिए जी, पहला सवाल हम कवर करते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान एंड टर्की बायलैटरल रिलेशंस। एक बात याद रखिएगा कि जब भी ऑफिशियल किसी दो मुल्क के रिलेशंस होते हैं वो बायलैटरल ही होते हैं, यानी रिलेशंस होते हैं या बायलैटरल रिलेशंस एक ही बात है, मगर आम तौर पे इनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर बायलैटरल रिलेशंस ही कहा जाता है। ठीक है जी। पाकिस्तान और तुर्किया यानी कि तुर्की के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस यही हैं कि तुर्किया पाकिस्तान को अच्छा खासा असलहा भी बेचता है। आमतौर पर रेगुलर बुनियादों पे दोनों ममालिक के दरमियान जंगी मशक़ें भी होती रहती हैं, जैसा कि हालिया तौर पर अतातुर्क नंबर 12 यानी कि अतातुर्क 12 2023 नामी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सवाबी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर परफॉर्म की गई। ठीक है जी। दूसरा सवाल आ रहा है, हाउ टर्की वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तुर्की ने दरअसल दुनिया की चंद आलीशान सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया से जन्म लिया। सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम दरअसल अगस्त 1920 में सेवरस मुआहदे से हुआ, जिसमें उस्मानी हुक्मरानों ने हारे जाने वाले इलाक़ों पर ब्रिटिश और फ्रांस के मैंडेट यानी कि उसके कंट्रोल को कबूल कर लिया। यहीं से सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है और तुर्की के क़याम की बुनियाद पड़ती है, यानी कि तुर्की यहीं से ही जो है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस होती है उसकी यहाँ से। और तकरीबन यहाँ से 1920 से तकरीबन 3 साल के बाद तुर्की जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है एज ए इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आगे देखते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रीटी ऑफ सेवरस। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस जो है ये मुआहदा जो हुआ वो 10 अगस्त 1920 को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, यानी कि जो फाते थे एलाइड पावर्स और ऑटोमन एम्पायर की दोनों हुकूमतों के दरमियान जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके दरमियान ये मुआहदा 10 अगस्त 1920 को हुआ। इस मुआहदे ने सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, यानी कि इस मुआहदे ने ऑटोमन एम्पायर को एबॉलिश कर दिया और जो ऑटोमन एम्पायर तुर्कों का जो अरब
एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका के ऊपर जो ऑक्यूपेशन था उसको भी जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। व्हाट इज़ द इशू ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस? तो नॉर्दर्न साइप्रस का क्या इशू है? जब टर्की की बात आती है तो आपको नॉर्दर्न साइप्रस के इशू का ज़रूर पता होना चाहिए। आप इसके अंदर एक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि साइप्रस नाम का एक कंट्री है, इसका मेडिटेरेनियन के अंदर है, यानी कि तुर्की के नीचे अगर आप नक्शे में देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी आता है, और मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक ये बहुत बड़ा जजीरा है, आइलैंड है, और ये पूरा का पूरा एक मुल्क है जिसको आप रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं। और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के ही ऊपर का हिस्सा जो है वो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहलाता है, और इसको आप जो है वो TRNC भी कहते हैं। पिंक वाला हिस्सा है ये टर्किक रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, और इसका कैपिटल जो है वो नॉर्थ निकोसिया है, जबकि नीचे वाला हिस्सा जो है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, और इसका भी कैपिटल जो है वो निकोसिया है, लेकिन ये निकोसिया है और इसका जो ऊपरी हिस्सा है नॉर्थ निकोसिया वो नॉर्दर्न साइप्रस का कैपिटल है। और इसका जो तकरीबन ऊपर का हिस्सा आपके सामने पिंक वाला, ये टर्की की ऑक्यूपेशन में। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस इस ऑक्यूपेशन को रिकग्नाइज़ नहीं करती है। वो ये कहती है कि ये दरअसल तुर्की का कब्ज़ा है असल रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के एक ऊपर के हिस्से पर, ठीक है जी। तो अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि ये दरअसल साइप्रस रिपब्लिक का ही हिस्सा है, और साइप्रस रिपब्लिक के इस हिस्से के ऊपर तुर्की ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। इसी तरह से तुर्की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की हिमायत करता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान नॉर्थ साइप्रस के मामले में तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। अब हम अगर सोशो इकोनॉमिक रिलेशंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजहबी, सकाफ़ती यानी कल्चरली और तारीख़ी रिश्तों में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान की बड़ी ज़बान उर्दू है, और उर्दू के ऊपर तुर्क ज़बान का बहुत गहरा असर है। पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे जो रोड्स हैं, पाइपलाइनें हैं, और इसी तरह नहरें हैं, उनको तैयार करने के लिए इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट के जितने भी मंसूबे हैं उनमें एक बड़ा रोल अदा कर रही हैं तुर्की की बहुत सारी प्राइवेट कॉरपोरेशंस। अगस्त 2022 में पाकिस्तान और तुर्की ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, और इस ट्रीटी के तहत तुर्की ने पाकिस्तान को 261 टैरिफ लाइनों पर रियायत या डिस्काउंट पेश किया है, जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों शोबे, दोनों डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान ने तुर्की को 130 टैरिफ लाइन्स के ऊपर रियायत या डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया है। गुज़िश्ता 26 सालों के दौरान में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, यानी कि तुर्की ने जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की हैं चीज़ें, उसमें 8.89% जो है वो इजाफ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि व्हाट डज़ एग्जामिनर मीन बाय हिमालयाज़, साउथ कैकेसस और अरेबियन पेनिनसुला। तो हिमालय से मैंने आपको बताया कि हिमालय का मतलब इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान है। इसको भाई हम और डिटेल में देखेंगे। इसी साउथ कैकेसस के अंदर आर्मेनिया, जॉर्जिया और अज़रबैजान के इलाके आते हैं। अरेबियन पेनिनसुला के अंदर 6 मुल्क हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहलाते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कतर, ओमान और यमन। व्हाट इज़ GCC? तो GCC दरअसल गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल को कहते हैं। ये एक सियासी यानी कि पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक इत्तेहाद है, ये पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक अलाइंस है, और ये अरेबियन पेनिनसुला के जो 6 कंट्रीज़ हैं उन्हीं का ये अलाइंस है, जिसका कि हेड क्वार्टर जो है वो रियाज यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर है। अब ये जियो पॉलिटिकल रिपल इफ़ेक्ट जब वो कह रहा है कि हिमालय के सिलसिले में, साउथ कैकेसस के सिलसिले में और इसी तरीके से अरेबियन पेनिनसुला के सिलसिले में रिपल इफ़ेक्ट किस तरह से काम करेगा जियो पॉलिटिकली, तो सबसे पहले हिमालय को देख लें कि हिमालय से एग्जामिनर की क्या मुराद है। तो हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली रिगार्डिंग इंडिया। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ कश्मीर की। अभी जो मसला कश्मीर है ये आप सब जानते हैं कि भारत का जो है वहाँ पे ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर, और पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में हमेशा आवाज़ उठाता रहा है कि
कश्मीर की जो अवाम है उसको फ़ैसला करने दिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, या कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं पाकिस्तान या कश्मीर के साथ। तो ये वो इशू है। तुर्की यकीनन पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, मोरली भी और डिप्लोमेटिकली भी। वो भी पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है कि मसला कश्मीर को हल होना चाहिए और ये जो भारत का ऑक्यूपेशन है वहाँ पे नाजायज़ है। साउथ कैकेसस का जो इशू है वो क्या है, तो साउथ कैकेसस के अंदर आपको पता है आर्मेनिया, जॉर्जिया और अज़रबैजान आते हैं, और इसमें ख़ास तौर पे आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक इशू है जिस पे कि तुर्की का एक ख़ास मौक़िफ़ है, और वो नागोर्नो कराबाख के हवाले से जो है वो ये मौक़िफ़ रखता है कि नागोर्नो कराबाख जो है वो अज़रबैजान का हिस्सा, और पाकिस्तान भी इसकी सपोर्ट करता है। इवन ये कि मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसे मुल्क हैं जिनको कभी भी उसने रिकग्नाइज़ नहीं किया, एक इसराइल है और दूसरा आर्मेनिया। ठीक है जी, तो ये 2 कंट्रीज़ हैं। तो एक और बात थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये साउथ कैकेसस के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। मैं आपके मकसद ये कि नॉलेज में लाने के लिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान वाक़ ये रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड है इस वक्त, ये नागोर्नो कराबाख कहलाता है, और कई डिकेड से यहाँ पे इस इलाके के अंदर आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग जारी है। वाज़ेह है कि नागोर्नो कराबाख को बैनुल-अक़वामी तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन आर्मेनिया उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, और यही जंग का सबब है। 1994 से दोनों मुल्कों के दरमियान जंग ख़त्म होने के बाद इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मेनियन नस्ल के लोगों के पास है। और याद रहे कि रूस भी आर्मेनिया की इस हवाले से सपोर्ट करता है। रूस जो है वो फ़ौजी तौर पे आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है इंटरनेशनली, और यही जो है वो झगड़े का सबब है। तुर्की का भी ये मौक़िफ़ है कि ये हिस्सा जो है वो अज़रबैजान को मिलना चाहिए नागोर्नो कराबाख का, और पाकिस्तान भी ये कहता है कि नागोर्नो कराबाख का हिस्सा जो है वो अज़रबैजान को मिलना चाहिए, जैसा कि इंटरनेशनल लॉ भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है। ठीक है जी। अरेबियन पेनिनसुला को देखें तो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर के तुर्की और जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, खुसूसन रसब तैयब अर्दोगान के जो 20 साला जो दौर हुकूमत है, अरब कंट्रीज़ के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं रहे तुर्की के साथ। 1920 से पहले किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया तुर्की का हिस्सा था। रिवायती तौर पे तुर्की इस खित्ते यानी कि GCC के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी रखता है। ये एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है कि पाकिस्तान जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से उसके खुसूसी ताल्लुकात है। पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत हद तक इन अरब कंट्रीज़ की मदद के बगैर नहीं चल सकती, और अगर पाकिस्तान अरब कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता है तो तुर्कों को ये अच्छा नहीं लगेगा, और अगर तुर्कों से पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता है तो ये बात कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज़ को पसंद नहीं आएगी। तो इस मामले में ये वो जगह है जहाँ पे कि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो डिवाइडेड नज़र आते हैं। अब इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल रिपल इफ़ेक्ट को पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से जानना एक दुश्वार मरहला हो सकता है, जहाँ एक से दूसरा मामला जुड़ा नज़र आता है, और कुछ इश्यूज़ पर यकीनन दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद और सपोर्ट कर रहे हैं, मज़ीद भी कर सकते हैं। जैसा कि नागोर्नो कराबाख का मामला है, पाकिस्तान और तुर्की एक ही पेज पर नज़र आते हैं, और इसी तरह तुर्की ने खुसूसन प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान की सरबराही में हमेशा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की हिमायत की है। इसी तरह नॉर्थ साइप्रस के मामले में पाकिस्तान तुर्की की तरफ खड़ा नज़र आता है। मगर जब बात GCC की आती है, यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ की बात आती है, या आप सीधा कहें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात की बात आती है, तो यहाँ पाकिस्तान और तुर्की के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक जैसे नहीं है, और तुर्की अपनी तरफ जो है वो एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखता है गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से, और जैसा कि किसी को इनकार नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले गल्फ़ के जो मालिक थे वो तुर्की का हिस्सा थे। यहीं से बात ख़राब होती दिखती है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान किसी भी गल्फ़ कंट्री से अपने ताल्लुकात को बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी पूरी इकनॉमी का जो की डिपेंडेंसी है वो खासी हद तक इन गल्फ़ कंट्रीज़ की ही मदद से आगे बढ़ती दिखती है। बहरहाल पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्क इन मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और एक दूसरे की मौक़िफ़ की, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको समझते हैं, और बिना किसी जो कॉन्फ्लिक्ट के दोनों मुल्क आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये पूरी की पूरी मेरी प्रेजेंटेशन थी। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। थैंक यू वेरी मच।